हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आबाद अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं पोइट्री से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज आप पढ़ेंगे एक बहुत ही सुंदर पोएम जिसका नाम है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बच्चों, दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। सो बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ पोएम के बारे में और कुछ पोइट के बारे में, जो कि बड़े ही रोचक तथ्य हैं। तो सबसे पहले पोइट के बारे में। पोइट जो था एक छोटे से गांव में रहने वाला था और पोइट एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और साथ ही साथ काफ़ी अर्ली एज में पोइट की जो माँ थी उनकी डेथ हो जाती है। उनके गांव के पास एक चर्चयार्ड था, यानी कि कब्रिस्तान था। ईसाइयों के कब्रिस्तान को चर्चयार्ड कहते हैं। और जब उनकी माँ की डेथ हुई तो उनकी माँ को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। थॉमस ग्रे अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि उनको इस घटना का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा और वो रोज़ाना अपनी माँ की कब्र के ऊपर रोज़ाना उस कब्रिस्तान में जाने लगे और ख़ास तौर से इवनिंग के समय वो अपना समय वहाँ पर गुजारने लगे। इस तरह से थॉमस ग्रे ने 7 इयर्स उस कब्रिस्तान को विज़िट किया, अपनी माँ की कब्र पर गए इवनिंग के टाइम और जाकर उन्होंने वहाँ पर अपना समय गुजारा। और इसी 7 इयर्स में उन्होंने इस कविता को लिखा। ये कविता, जिसका नाम है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, 7 इयर्स में लिखकर कंप्लीट की गई है थॉमस ग्रे की द्वारा। बच्चों, ये कविता जो है वो जनरल एलेजी है और इसको पेस्टरल एलेजी भी कहते हैं। इस कविता में दोनों ही कैटेगरी की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। रीज़न ये है कि अगर आप समझेंगे कि जनरल एलेजी क्या होता है और पेस्टरल एलेजी क्या होता है तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ये जो पोएम है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसको जनरल एलेजी भी कहते हैं और पेस्टरल एलेजी भी कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, जनरल एलेजी वो एलेजी होती है जिसमें कोई पोइट जनसाधारण या समुदाय या वर्ग के लिए अपने दुख को प्रकट करे उनकी स्थिति पर। वो स्थिति उनकी किसी भी लेवल की हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, मानसिक हो सकती है, रूरल बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पदभ्रष्ट हो सकता है कि उनकी जो पदभ्रष्टता थी उस पर शोक प्रकट हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो एलेजी लिखी गई है, थॉमस ग्रे ने उनका जो गांव है, छोटा सा गांव, छोटे से गांव को हैमलेट कहते हैं, उसके जो पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे और वो मर चुके हैं, और उसी कब्रिस्तान में, जिस कब्रिस्तान में इनकी माँ दफन है, उसी कब्रिस्तान में वो तमाम पूर्वज भी दफन हैं। तो ये 7 इयर्स जब अपनी माँ की कब्र को विज़िट करते हैं, यानी कि वहाँ रोज़ाना जाया करते हैं, तो 7 इयर्स तक इस कविता को वो लिखते रहे और सिर्फ उन्होंने अपनी माँ के लिए ही इस कविता में अपने शोक को, अपने कष्ट को नहीं प्रकट किया है, या सिर्फ अपने माँ के लिए ही उन्होंने विलाप नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण ग्रामवासी जो पूर्वज थे, जो रस्टिक थे, र्यूड थे, अनसिविलाइज्ड थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस कब्रिस्तान में दफन हैं, उन सभी के लिए उन्होंने अपनी माँ के साथ साथ अपने दुख को, अपने शोक को प्रकट किया। इसलिए इसको जनरल एलेजी कहते हैं, क्योंकि जनरल एलेजी का ही मीन्स ही यही होता है कि वो शोक गीत जो जनसाधारण के लिए लिखा गया हो या गाया गया हो या फिर अपने दुख को एक्सप्रेस किया गया हो। अब बात रही पेस्टरल एलेजी की। इसको पेस्टरल एलेजी क्यों कहते हैं? बच्चों, पेस्टरल एलेजी उस एलेजी को कहते हैं जिसका जो बैकग्राउंड होता है वो रूरल एटमॉस्फेयर पर बेस्ड होता है। इट मीन जिसमें प्राकृतिक वातावरण, ग्रामीण क्षेत्र, कंट्री साइड, ये सारे तथ्यों के आधार पर या परिस्थितियों को जिस कविता में एक्सप्रेस किया जाता है उस कविता को पेस्टरल एलेजी कहते हैं। चूँकि ये कविता जो है वो रूरल बैकग्राउंड पर बेस्ड है, रस्टिक बैकग्राउंड पर बेस्ड है, कंट्री साइड इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्शाया गया है, वहाँ की परिस्थितियों को बताया गया है। तो इसलिए ये कविता जो है वो पेस्टरल एलेजी भी है और ये कविता जनरल एलेजी भी है। और एक होती है पर्सनल एलेजी। तो जनरल एलेजी और पेस्टरल एलेजी है ये। और पर्सनल एलेजी क्या होता है? जब कोई पोइट अपने किसी डियरेस्ट और नियरेस्ट
के लिए दुख को प्रकट करता है। तो ऐसी इलेजी को पर्सनल इलेजी कहा जाता है। जैसे किसी का भाई नहीं रहा, बहन नहीं रही, माँ नहीं रही, बाप नहीं रहा, और ऐसी परिस्थिति में जब पोइट जो है अपने दुख को प्रकट करता है और उस कविता में अपनी भावनाओं को लिखता है तो उसे जनरल इलेजी कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कविता की लाइनें, देखते हैं कितनी इंटरेस्टिंग है। हाउ इंटरेस्टिंग द लाइन्स आर द पोएम्स। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पोएम है एन इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का मीनिंग हुआ एक ऐसा शोक गीत जिसे गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया थॉमस ग्रे के द्वारा अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर। लेकिन संपूर्ण जितने भी वहाँ पर पूर्वज कब्रों में दफन हैं उन सभी के लिए कवि ने इस कविता में विलाप किया। और मैं आपको बता दूं कि 7 ईयर्स में ये कविता लिखी गई, तो ये कोई छोटी मोटी कविता नहीं होगी, क्योंकि 7 ईयर्स में लिखी गई। तो ये जो कंप्लीट पोएम है, ये कंप्लीट पोएम जो है वो 124 लाइन्स की है। इट मीन दिस पोएम इज़ कंसिस्ट ऑफ 124 लाइन्स। 124 लाइनों की ये कविता है और उन 124 लाइनों से ये 20 लाइनें इंटरमीडिएट के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, जिसमें आप 20 लाइनें पढ़ेंगे, जो 20 लाइनें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एंड दीज लाइन्स आर थॉट प्रोवोकिंग, बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है। तो बच्चों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेंजा में पोइट कहता है द कर्फ्यू टोल्स। बच्चों, कर्फ्यू मीन्स होता है शोक प्रकट करने वाली घंटियाँ, शोक को प्रकट करने वाली घंटियाँ। टोल्स मीन्स होता है बजना। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल मीन्स होता है धीरे धीरे शोक को प्रकट करने वाली घंटियाँ, या यूँ समझें कि कर्फ्यू मीन्स भी घंटियाँ ही हैं और नेल मीन्स भी घंटियाँ ही हैं। ऑफ पार्टिंग डे, पार्टिंग डे का मतलब होता है इवनिंग, यानी कि दिन की समाप्ति पर। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे मीन्स शाम का समय है। कवि जो है वो अपनी माँ की कब्र के पास उस कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और पास में नज़दीक में एक चर्च है जहाँ पर शोक को प्रकट करने वाली घंटियाँ बज रही हैं, जो घंटियाँ हल्की हल्की आवाज़ में लगातार बजती हुई उसके कानों तक उस घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर चर्चयार्ड यानी कि ईसाइयों का कब्रिस्तान होता है वहाँ पर चर्च भी ज़रूर होता है, क्योंकि जो फ्यूनरल है, जो आखिरी जो संस्करण होता है वो भी पूर्ण किया जाता है, तो इसलिए हमेशा कब्रिस्तान के पास चर्च होता है। और जब कोई मौत होती है, जब कोई नई डेड बॉडी आती है वहाँ पर दफन होने, तो चर्च के नियमानुसार शोक को प्रकट करने वाली घंटियाँ बजाई जाती हैं और वही बताते हैं कि शाम का समय है, शोक को प्रकट करने वाली घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं, चूँकि चर्च जो है वो भी चर्चयार्ड के बिल्कुल नज़दीक है। और आगे बताते हैं, कहते हैं द लोइंग हर्ड। लोइंग मीन्स होता है रंभाना। ये जो जानवर गाय भैंस जो चिल्लाते हैं इनको लोइंग कहते हैं। और हर्ड मीन्स गोरुओं का झुंड होता है। तो गोरुओं का झुंड जो है वो क्या कर रहा है, रंभा रहा है। विंड स्लोली और धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है। विंड मीन्स होता है चलना, स्लोली धीरे धीरे, ओवर द ली, कहाँ, चरागाहों के रास्तों से। ओवर का मतलब पर, ली मीन्स होता है ये जो पगडंडियाँ होती हैं, आप देखते हैं अक्सर खेतों में, चरागाहों में, मैदानों में, जहाँ सड़कें ना हों, तो जहाँ सड़कों का अभाव होता है तो वहाँ पर लोग निकलते रहते हैं और एक पतली सी लाइन जैसी बन जाती है, रास्ता जैसी बन जाती है, उसको पगडंडी कहते हैं। तो कवि को वहीं कब्रिस्तान से दिखाई देता है कि कुछ जानवरों के झुंड हैं वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं रंभाते हुए, यानी कि चिल्लाते हुए। और कहाँ से जा रहे हैं, चरागाहों से होते हुए जा रहे हैं। तीसरी लाइन में देखें, द प्लॉमैन होमवर्ड, और उसका ध्यान जाता है, वो देखता है कि सिर्फ रंभाते हुए जानवरों का झुंड ही उन चरागाहों से या फिर उन पगडंडियों से होते हुए नहीं जा रहा है, बल्कि द प्लॉमैन होमवर्ड, उसकी नज़र एक किसान पर भी पड़ती है जो होमवर्ड घर की ओर जा रहा है। प्लॉट्स हिज वेरी वे, प्लॉट्स मीन्स भी होता है आगे बढ़ना या चलना। हिज वेरी वे, वो भी थके हारे रास्तों को तय करता हुआ डगमगाते कदमों के साथ अपने घर की ओर जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, चूँकि बिगनिंग में ही बताया गया कि शाम का समय है, अंधकार बढ़ रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि अंधकार बढ़ता जा रहा है और वो अंधकार जो है इस संसार को और मुझे
पूर्णतः अंधेरे में ढक दे रहा है, यानी कि अंधेरे में छिपा दे रहा है। तो इस स्टेंजा को एक बार दोबारा समझें। कवि इस स्टेंजा में कहता है कि शाम का समय है, शोक को प्रकट करने वाली घंटियां बज रही हैं और कवि जो है अपनी माँ की कब्र के पास उस कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। कवि की नज़र पड़ती है पड़ोस के चरागाह में, तो चरागाह पर से जानवरों का झुंड रंभाते हुए यानी कि चिल्लाते हुए अपने घरों की ओर पगडंडियों से होते हुए जा रहा है। और उसका ध्यान जाता है एक किसान के ऊपर कि जो किसान जो है वो किसान भी डगमगाते कदमों के साथ थके हारे रास्तों को तय करता हुआ, वेरी वे का मतलब थके हारे रास्तों को तय करता हुआ डगमगाते कदमों के साथ अपने घर की ओर जा रहा है। और अंधकार इतना बढ़ रहा है कि ये संसार, और कवि का स्वयं को कहता है कि मैं इस अंधकार में डूबा जा रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर आया है कि रंभाते हुए जानवर, और दूसरा आया है डगमगाते कदमों के साथ किसान अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? जब जानवर घरों की ओर लौटते हैं तो वो दिन भर के चरे हुए होते हैं, उनका पेट जो है बहुत ही भरा हुआ होता है। और आप ये जानते हैं कि जब पेट भरा हुआ होता है तो इंसान को चलने में दिक्कत आती है, थकावट आती है। तो इस प्रकार से जानवर जो हैं वो एकदम थकावट में चकनाचूर हैं। और इधर दूसरी तरफ जो किसान है वो भी दिन भर मजदूरी करके आया है और वो भूखा है। जानवर जो हैं वो खूब चरे हुए हैं यानी कि अफरे हुए हैं, जबकि किसान जो है वो भूखा हुआ है और थका हारा है, और इसलिए उसको रास्ते में चलने में प्रॉब्लम हो रही है। इट मीन दोनों ही परिस्थितियों में सब डगमगाते हुए कदमों से अपने घरों की ओर जा रहे हैं और सबको अपने घरों को पहुंचने की जल्दी है, व्याकुलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इवनिंग के टाइम सभी अपने घरों की ओर बड़ी तेज़ी से भागते हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उनको घर इतना प्यारा लगता है, बड़ी तेज़ी से वो अपने घरों की ओर भागते हैं। तो वापसी सबको अच्छी लगती है। चलिए अब देखते हैं अगला स्टेंजा। अगले स्टेंजा से पहले आप देख रहे होंगे बीच में ये जो है क्रॉस लगे हुए हैं, जो कि थोड़ा सा आउट हो गए हैं। ये जो क्रॉस लगे हुए हैं, इन क्रॉस का एक मतलब है। इन क्रॉस का मतलब बच्चों ये है कि जहाँ ये क्रॉस लगे हैं इट मीन बीच की लाइनें यहाँ से विलुप्त हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था तो ये कविता जो है वो टोटल 124 लाइनों की है, लेकिन ये 20 लाइनें जो है वो अवतरित की गई हैं, आपके सिलेबस में रखी गई हैं। तो यहाँ से कई एक स्टेंजा बीच से विलुप्त हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान है। और अगला स्टेंजा है जो कि यहाँ पर सेकेंड है, जिसमें कहते हैं बीनीथ दोज रग्ड एम्स। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, दोज रग्ड एम्स, दोज मतलब वो, रग्ड मीन्स होता है खुरदरे, एम्स पेड़ों के नाम है, एक प्रकार के पेड़ों का नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ आम, नीम, बबूल, वैसे ही वहाँ पर जो ब्रिटिश है, इंग्लैंड है, वहाँ पर जो पेड़ है बहुतायत मात्रा में वो एम्स के पाए जाते हैं। तो रग्ड मीन्स खुरदरे। जैसे आम का पेड़ होता है, उसकी जो तना होता है, उस तने को आप देखेंगे तो वो बहुत ही खुरदरा होता है, बड़ी बड़ी छाले होती हैं। ठीक इसी प्रकार से एम्स के पेड़ों के भी तनों में छाले होती हैं। दैट यू ट्री शेड, और ये जो एम्स के पेड़ हैं इनको सदाबहार वन या पेड़ कहा जाता है। ये सदाबहार है, और सदाबहार पेड़ वो होते हैं जो वर्ष भर हरी पत्तियां देते रहते हैं, छाया देते रहते हैं। ट्रीज शेड, और उनकी छाया के नीचे। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि कवि कहता है कि वो देखो सदाबहार पेड़ जिनका नाम है एम्स, खुरदरे एम्स के पेड़ों की छाया के नीचे देखो। क्या देखो? वेयर हीप्स द टर्फ, वहाँ जहाँ घास के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। वो जो घास के ढेर दिखाई दे रहे हैं पेड़ के छाया के नीचे, इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप्स, वो घास के ढेर नहीं हैं बल्कि हाथ से निर्मित की गई कई सारी कब्रें हैं। तो इनको बच्चों मैं अपने शब्दों में समझाऊं कि कवि जो है पड़ोस में, वही कब्रिस्तान के अंदर पड़ोस में खड़े हुए पेड़ों की तरफ संकेत करते हुए, इशारा करते हुए कहता है कि देखो वो सदाबहार पेड़, एम्स के पेड़ हैं, उनकी छाया के नीचे देखो कि वहाँ पर आपको सूखी घास के ढेर दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में वो सूखी घास के ढेर नहीं हैं बल्कि वो हाथ से निर्मित कब्रें हैं। यहाँ पर ये दूसरी लाइन के स्टेंजा में जो आया है मोल्डरिंग का मतलब होता है जो हाथ से बनाई जाए। जैसे खिलौने हाथ से बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने, तो मोल्डरिंग होता है, इसको मोल्ड कहते हैं, मोल्डिंग बन गया उससे। और आपने देखा होगा कि कुम्हार जो है वो बर्तन बनाता है मिट्टी के चाक पे रख के, तो उसको भी मोल्ड कहते हैं। यानी कि हाथ से आप जो भी आकृति देकर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको मोल्ड ही कहा जाता है। हीप, यहाँ पर मोल्डिंग हीप का मतलब हो गया कब्र, क्योंकि इस कविता में
कवि ने सिर्फ एक बार ही कब्र को ग्रेव कहा है, बाद बाकी सभी जगह कब्र की जगह कोई ना कोई जो है फ्रेज का यूज़ किया है, मुहावरा यूज़ किया है। तो कहते हैं कि वो एक्चुअल में कई सारी कब्रें हैं। क्यों? अब उन कब्रों के ऊपर जो घास जमी पड़ी है, उस घास के जमे होने के कारण वो ऐसा मानो प्रतीत हो रही है कि वो घास के ढेर हैं, न कि कब्रें। चलिए तीसरी लाइन देखते हैं। कहते हैं उन कब्रों में ईच इन हिज नैरो सेल। यहाँ पर बच्चों इस लाइन में आया है नैरो सेल। नैरो मीन्स होता है पतला, सेल मीन्स होता है कमरा, पतला कमरा अर्थात ये भी कब्र। तो मोल्डरिंग हीप मीन्स कब्र, नैरो सेल का मीन्स भी कब्र। कहते हैं प्रत्येक अपनी कब्र में फॉर एवर लेड, सदा के लिए लेटे हुए हैं। लेड मीन्स लेटे हुए, फॉर एवर सदा के लिए, सदा के लिए लेटे हुए हैं। कौन लेटे हुए हैं? चलिए देखते हैं लास्ट लाइन में इस स्टेंजा के। द रूड फॉर फादर्स, असभ्य पूर्वज। फॉर फादर्स मीन्स होता है पूर्वज, जो सगे खून के रिश्ते के पूर्वज होते हैं उनको फॉर फादर्स कहते हैं, जबकि तमाम हर प्रकार के जो पूर्वज होते हैं उनको एंसेस्टर्स कहते हैं। जैसे नेहरू और गांधी, इसी प्रकार से और भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या महान इतिहास में जो लीजेंड थे, वो सब हमारे एंसेस्टर हुए। लेकिन जो हमारे खून के रिश्ते के हमारे पूर्वज होते हैं, बाप दादा और उनके बाप दादा, फिर उनके बाप दादा, तो इनको जो है हम फॉर फादर्स कहते हैं। तो बताते हैं कि इन कब्रों में, प्रत्येक कब्रों में ये जो गांव है हैमलेट, हैमलेट मीन्स होता है छोटा सा गांव। जो छोटे छोटे से गांव होते हैं जहाँ पे 10, 20, 25, 30 घरों के गांव होते हैं, ऐसे छोटे छोटे गांव जो है वो हैमलेट कहलाते हैं। कि उस ये जो नज़दीक में जो छोटा सा गांव है, जिस गांव का ये कब्रिस्तान है, जहाँ पे कवि जो है अपनी माँ की कब्र के पास बैठा हुआ है कब्रिस्तान के अंदर, तो कहते हैं कि इस कब्रिस्तान के असभ्य पूर्वज, बच्चों वहाँ के पूर्वजों को जो कब्र में दफन हैं उनको असभ्य क्यों कहा? असभ्य से मतलब है जो कि अशिक्षित थे, जिन्हें दुनिया का ज्ञान नहीं था, जिन्हें सही गलत की समझ नहीं थी, जो कि पिछड़े हुए थे, जो कि गरीब थे, इसलिए रूड फॉर फादर्स कहा है। ना कि इसका मतलब ये है कि वो बुरे थे। तो कहते हैं कि वो सदा के लिए अपनी कब्रों में सो रहे हैं। तो दोबारा इस लाइन को जरा अच्छे से समझ लें। कवि जो है पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो देखो सदाबहार पेड़, एम्स के पेड़ हैं, उनकी छाया के नीचे देखो, और वो पेड़ कैसे खुरदरे हैं, उनकी छाया के नीचे देखो घास के ढेर दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में वो घास के ढेर नहीं हैं, बल्कि वो कब्रें हैं। और प्रत्येक कब्र में सदा के लिए इस गांव के पूर्वज जो कि मर चुके हैं और इन कब्रों में दफन हैं, वो सो रहे हैं। अब देखिएगा उनके बारे में और कवि कितनी अच्छी विचारधारा आपके सामने रखता है, और कहता है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मोर। ब्रीजी मीन्स होता है खुशबूदार, कॉल मीन्स होता है पुकार, ऑफ इंसेंस। अब यहाँ पर पुकार तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सुबह सुबह जो खुशबूदार हवाएं चलती हैं, सुबह सुबह खुशबूदार हवाएं कैसे चलती हैं? एक्चुअल में जब सुबह होती है तो चारों तरफ बागों में और खेतों में, बगीचों में और आसपास जो घरों में जो फुलवारियाँ होती हैं, क्यारियाँ होती हैं, उन सभी में फूल खिलते हैं भांति भांति प्रकार के, और वो फूल जो है खुशबू देते हैं, और उसकी खुशबू जो है वो सुबह के वातावरण में, हवा में फैल जाती है। इसलिए कवि जो है वो क्या कह रहा है? सुबह की खुशबूदार हवाएं। तभी लिखा है मोर मीन्स है मॉर्निंग। ब्रीथिंग का मतलब यहाँ पर है हवा, ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हवा आती है, तो ब्रीथिंग। इंसेंस मीन्स खुशबूदार, ऑफ कॉल ब्रीजी यानी कि ठंडी ठंडी और खुशबूदार हवाएं। तो इस पूरी लाइन का मीन्स हुआ कि सुबह की मंद एवं ठंडी ठंडी खुशबूदार हवाएं। कह के कवि रुकता है, अगली बात रखता है, क्योंकि बड़ा स्ट्रेंजर समझने वाला है। अगली बात रखता है और कहता है द स्वालो अवाविलो ट्वैटरिंग, अवाविलो का चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्रॉ बुलशेड, के अपने घास के बने हुए घोंसलों से, यानी कि अवाविलो का चहचहाना अपने घास के बने हुए घोंसलों से। फिर बात कहता है और आगे की एक नई बात कहने लग जाता है, रोक देता है। कहता है द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, कॉक मुर्गा, श्रिल तेज कर्कश, क्लैरियन बांग की आवाज़, और मुर्गे की बांग की कर्कश आवाज़। मतलब ये जो मुर्गा होता है, वो मुर्गा जो सुबह उठकर तेज़ आवाज़ से कुकड़ू को करता है, इसको कहते हैं बांग। तो कहते हैं मुर्गे की तेज़ कर्कश जो आवाज़ है उसके कुकड़ू की, कि वो आवाज़। इतना कहा, फिर कभी रुक जाता है और आगे कहता है और द इकोइंग हॉर्न, या फिर गूंजा देने वाले हार्न की आवाज़।
तो इस प्रकार से 4 बातों को साथ में रखता है। पहली कहता है कि सुबह की खुशबूदार एवं ठंडी मंद हवाएं, फिर कहता है और अबाबीलों का उनके घोंसलों से सुबह उठकर चहचहाना। तीसरी बात कहता है और सुबह उठकर जो मुर्गे हैं उन मुर्गों का तेज़ आवाज़ से बांग लगाना या कुकड़ू करना। और चौथी बात कहता है और शिकारी के हार्न की सुबह उठकर आने वाली आवाज़ें, ये तमाम आवाज़ें, ये तमाम चीज़ें नो मोर शैल, अब नहीं कर पाएंगी। क्या नहीं कर पाएंगी? राउज देम, ये जो मरे हुए लोग पूर्वज अपनी कब्रों में दफन हैं, अब इनको राउज यानी कि उठा नहीं पाएंगी फ्रॉम देयर लोली बेड्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आया है लोली बेड। लोली बेड का मीन्स भी होता है कब्र। तो इनको इनकी कब्र से सोते हुए, ये जो पूर्वज अपनी अपनी कब्रों में सदा के लिए सो रहे हैं अर्थात मरे हुए लेटे हैं, कि इनको इनकी कब्र से अब कभी भी उठा नहीं पाएंगी। एक्चुअल में बच्चों ये जो 4 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं ये संकेत होती हैं सुबह के उठने की। आज जो है मॉडर्न टाइम है, लेकिन जब पुराना वक्त हुआ करता था तो पुराने वक्त में लोग जो थे यही सुबह की खुशबू को सूंघ कर महसूस कर लिया करते थे कि हाँ सुबह हो गई, लोग उठ जाया करते थे। जब चिड़ियाँ चहचहाती थी तो चिड़ियों के चहचहाने से उन्हें सुबह का एहसास हो जाता था और वो उठ जाया करते थे, और मुर्गे की आवाज़ों से सुबह उठ जाया करते थे। और शिकारी लोग जब शिकार पे सुबह सुबह निकलते थे तो उनके हार्न की आवाज़, शिकारी एक्चुअली हार्न यूज़ किया करते थे जानवरों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, तो उनकी आवाज़ों को सुनकर लोग उठ जाया करते थे। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें रखी जिनसे सोते हुए लोग उठ जाया करते थे। लेकिन कवि कहता है कि लेकिन ये जो पूर्वज हैं जो अपनी अपनी कब्रों में सो रहे हैं, यानी कि मरने के बाद जो सो रहे हैं, इटरनल नींद जो ले रहे हैं, यानी कि ऐसी नींद जिससे वो कभी नहीं जागेंगे, इटरनल कहते हैं उसको। कहते हैं इनको ये आवाज़ें भी नहीं उठा पाएंगी, ना ही सुबह की खुशबूदार मंद पावन हवाएं उठा पाएंगी, और ना ही अबाबीलों का उनके घोंसलों से चहचहाना उनको उठा पाएगा, और ना ही मुर्गे की कुकड़ू की आवाज़ उनको उठा पाएगी, और ना ही शिकारी की भयानक गुंजा देने वाली आवाज़ अब इन सोते हुए पूर्वजों को इनकी कब्रों से उठा पाएगी। तो ये था स्टेंजा बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब देखिएगा आपको फिर क्रॉस के जो हैं साइन आए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ से पंक्तियाँ भी फिर विलुप्त हैं। तो अब चलते हैं हम आगे स्टेंजा में पोइट कहता है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पर बच्चों जो है मेटाफॉर किया गया है। एम्बिशन का मीन्स यहाँ पर, वैसे तो एम्बिशन का मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ पर महत्वाकांक्षा नहीं है, समृद्ध लोग हैं। मॉक मीन्स होता है चिढ़ाना, मजाक उड़ाना जिसे कह सकते हैं। यूजफुल टॉयल का मतलब है परिश्रम, लेकिन यहाँ पर परिश्रम ना होकर यहाँ पर मीन्स है मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले गरीब लोग। तो कहते हैं कि महत्वाकांक्षियों को अर्थात समृद्ध लोगों को गरीबों की गरीबी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दे आर होमली जॉयस, क्योंकि वो गरीब अपने घरों में जॉयफुल हैं, मतलब आनंद पूर्वक अपने जीवन को जी रहे हैं, खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनका ये जीवन जिसकी ये समृद्ध लोग मजाक उड़ाते हैं, उनकी गरीबी की मजाक उड़ाते हैं, ये उन्होंने खुद अपने हाथों से नहीं रची है, बल्कि उनके जीवन में ये गरीबी जो है उन्हें उनकी किस्मत से, उन्हें भाग्य से मिली है। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, ऑब्सक्योर मतलब होता है प्राप्त करना या अंधकार में आ जाना, तो उनको प्राप्त हुई है। नॉर ग्रांडर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, यहाँ पर वंस अगेन ग्रांडर आया, इसका मतलब भी यही होता है, वैभवशाली कह सकते हैं या फिर समृद्ध लोग कह सकते हैं। हेयर मीन्स सुनना, विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल स्माइल का मतलब होता है घृणापूर्ण हंसी, यानी कि समृद्ध लोगों को घृणापूर्ण हंसी भी नहीं सुनना चाहिए। इट मीन यानी कि गरीबों की ना ही मजाक उड़ानी चाहिए, और ना ही किसी दूसरे को जब कोई गरीबों की मजाक उड़ा रहा है तब उसको सुनकर उस पर मुस्कुराना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बुराई नहीं करते हैं गरीब की, गरीबी की, लेकिन कोई और कर रहा होता है तो आप उस पर मुस्कुरा देते हैं, आप उस पर हंस दिया करते हैं। इट मीन यहाँ पर कवि कहता है कि ना ही धनवानों को गरीबों की मजाक उड़ानी चाहिए, और ना ही किसी दूसरे को मजाक उड़ाते देख उस पर मुस्कुराना चाहिए घृणा की हंसी के साथ। कहते क्यों, किसके ऊपर? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, इन गरीबों की जो छोटी सी जो ज़िंदगी है, जो उनका जो छोटा सा इतिहास है उस पर। दोबारा इस स्टेंजा को समझ लेते हैं
कि कवि कहता है कि धनवानों को गरीबों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि गरीब अपने छोटे से घरों में आनंद पूर्वक रह रहे हैं, उनको उनके परिवार में पूरी खुशी और पूरा आनंद प्राप्त है, क्योंकि उनकी किस्मत में जो भी कुछ है, गरीबी या लाचारी, वो सब उन्हें उनकी किस्मत से मिला है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। और आगे कहते हैं, और ना ही धनवानों को और समृद्ध लोगों को उनके छोटे से जीवन, छोटे से इतिहास, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए, और ना ही किसी को गरीबी का मजाक उड़ाते हुए सुनना चाहिए। अगर कोई और गरीबी का मजाक उड़ा रहा है तो उसको सुनना भी नहीं चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको मना करना चाहिए कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट अ गुड, कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको हक नहीं बनता कि आप किसी की मजाक उड़ाएं। और आपको जब इतनी ही परवाह है तो आप उसकी मदद करके गरीबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन जब आप गरीबी को दूर नहीं कर सकते तो आपको हक नहीं बनता कि आप किसी गरीब की गरीबी की मजाक उड़ाएं, किसी पिछड़े के गरीबी का मजाक उड़ाएं, या कोई किसी भी प्रकार से आप मजाक उड़ाएं। बट नाउ अडेज़ ये बड़ा प्रचलन में है कि हर कोई मजाक उड़ाता है, कभी कपड़ों के नाम से, कभी एजुकेशन के नाम से, कभी घर के नाम से, कभी सफाई के नाम से, तमाम चीज़ों को लेकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो पिछड़ापन होता है, इस पिछड़ेपन का एक ही कारण होता है, और वो होता है गरीबी। तो बच्चों, लास्ट स्टेंजा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो फोकस ऑन द लास्ट स्टेंजा। लास्ट में कहता है, कभी कहता है, द बोस्ट ऑफ हेरेडली, कि धनवानों का सेखी मारना, द पॉम्प ऑफ पावर, और उन धनवानों का अपनी शक्ति का दिखावा करना, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सारी चीज़ें, सुंदर और आकर्षक चीज़ें जो उनके पास हैं, यानी कि घर, मोटर, कार, कपड़े, जूते, मीन्स जो भी उनके पास खूबसूरत आकर्षक चीज़ें हैं, जो भी धन संपत्ति है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कहते हैं वो सारी खूबसूरत चीज़ें, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, वो सारी धन दौलत जो उनके पास है, ईश्वर के द्वारा उन्हें दी गई है, अवेट, सबका इंतज़ार हो रहा है, अलाइक, कौन इंतज़ार कर रहा है, अलाइक द इनइविटेबल आर, कभी न टलने वाला समय। यहाँ पर आर का मतलब है टाइम, समय, कभी न टलने वाला समय, अर्थात कभी न टलने वाला समय मतलब मौत, यानी कि जिसको लेकर आज आप जो है गर्व, फ़क्र महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक दिन मौत को प्राप्त हो जाएंगी, यानी कि समाप्त हो जाएंगी। इसलिए इस स्टेंजा को दोबारा समझते हैं। कभी कहता है कि धनवानों को अपनी दौलत का गुमान नहीं करना चाहिए, उसकी सेखी नहीं मारनी चाहिए, अपनी शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, और ख़ूबसूरत आकर्षक चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी धन दौलत है उनके पास, वो सारी चीज़ें नाशवान हैं और एक दिन नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ का कभी न टलने वाला समय इंतज़ार कर रहा है। और अंत की लाइन में पूरी कविता का निचोड़ देते हुए कवि कहता है द पाथ ऑफ ग्लोरी, कि इंसान की जितनी भी शान और शौकत है, चाहे वो उसका खूबसूरत शरीर हो, चाहे ताकतवर शरीर हो, चाहे उसकी दौलत हो, चाहे उसकी पावर हो, चाहे उसके पास खूबसूरत और आकर्षक चीज़ें हों, हर चीज़ का जो रास्ता है ना, तभी लिखते हैं द पाथ ऑफ ग्लोरी, हर शान और शौकत का रास्ता लीड जाता तो है बट टू द ग्रेव, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कब्र को। यहाँ पर बच्चों कब्र का मीन्स है मौत को, यानी कि कब्र को, यानी कि कब्र में तभी इंसान जाता है जब वो मर जाता है, तो यानी कि हर एक चीज़ को एक दिन मर जाना है। तो बच्चों, ये थी कविता, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छी थी। हम आपको इस कविता का एक बार दोबारा हिंदी अर्थ बतलाना चाहेंगे, बिल्कुल बिगनिंग से। कविता स्टार्ट होती है तो उस समय कवि जो है वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, तो बताते हैं कि शाम का समय है, कब्रिस्तान में कवि बैठा हुआ है, शोक को प्रकट करने वाली घंटियां बज रही हैं, रवाते हुए जानवर चरागाहों के रास्तों से घरों की ओर जाते दिखाई देते हैं, एक किसान भी जो थका हारा है वो भी अपने घर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, अंधकार बढ़ रहा है और अंधकार में ये संसार और कवि अंधकार में डूबा जा रहा है। फिर कवि जो है कुछ पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो देखो जो सदाबहार वन हैं, एम्स के पेड़ हैं, खुरदरे, उन पेड़ों की छाया के नीचे देखो वो जो घास के ढेर दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में वो घास के ढेर नहीं हैं बल्कि हाथ से निर्मित कब्रें हैं, कच्ची कब्रें हैं। और प्रत्येक कब्र में इस गांव के जो पूर्वज हैं, बेचारे गरीब, अनपढ़, गंवार, पिछड़े हुए जो मर चुके हैं और इन कब्रों में दफन हैं, वो सदा की नींद ले रहे हैं।
आगे कहते हैं कि सुबह की खुशबूदार हवाएं इन सोते हुए पूर्वजों को इनकी कब्रों से नहीं उठा पाएंगी, ना ही अबाबिलों का चहचहाना उनको उनकी कब्रों से उठा पाएगा, ना ही मुर्गे की कुकड़ुकू की आवाज़ उनको उनकी कब्रों से उठा पाएगा, और ना ही शिकारी की भयानक गूंज कर देने वाली आवाज़ जिससे हर कोई डर जाता है, चौंक जाता है और उठ पड़ता है, कि ना ही वो आवाज़ें अब इन सोते हुए जो पूर्वज, जो गरीब, जो गांव वाले हैं, जो अपनी अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं, अब इनको उठा नहीं पाएंगी। और अंत के स्टेंजा में कवि कहता है कि इसलिए अंत नहीं है, अभी और है, अंत आगे कहता है कि इसलिए धनवानों को, समृद्ध लोगों को गरीबों की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवारों में, अपने फैमिलीज़ के साथ में खुश हैं, क्योंकि उन्हें जो मिला उनकी किस्मत से मिला। इसलिए समृद्ध लोगों को गरीबों की गरीबी पर, उनके छोटे से जीवन इतिहास पर घृणापूर्ण इस मुस्कुराहट नहीं देनी चाहिए। कहते हैं क्योंकि ये जो शान शौकत है, इस शान शौकत का अंत मौत है। और इसलिए अंत के स्टेंजा में कभी कहता है ना ही धनवानों को अपनी धन दौलत की सेखी मारना चाहिए, ना ही अपनी धन दौलत का दिखावा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो भी खूबसूरत आकर्षक चीज़ें हैं, उनके पास जो भी धन दौलत है, और वो हर एक चीज़, वो धन दौलत का इंतज़ार हो रहा है, कभी न टलने वाला समय उनका इंतज़ार कर रहा है। कहते हैं इसलिए हर शान शौकत का रास्ता जो है वो एक ही जगह जाता है, और वो है मौत, यानी कि हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। एवरीथिंग हैव टू टेक द टेस्ट ऑफ द डेथ एक्सेप्ट गॉड, एवरीथिंग इज़ डिकेफुल। तो बच्चों, ये थी आज की पोयम। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी, और अगला वीडियो आपको इसी का सेंट्रल आइडिया मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।